हेलो, माय नेम इज शिवम सिंह। ठीक है यार, हम लोग प्रैक्टिस सेशन काम कर रहे हैं अभी तक। और प्रैक्टिस सेशन में हमारे 25 वीडियो आ चुके हैं। 25 वीडियो मतलब कि हम अबाउट 2600 क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके। और इस टाइम हमारा चल रहा है प्रोडक्शन। और अभी तक जो हमने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए है उसमें है टर्बो मशीनरी, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल, सोम, मटेरियल साइंस, पावर प्लांट एंड करंट जो चल रहा है वो है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में एक वीडियो आ चुका है अबाउट द फार्मिंग में जितने कंपोनेंट हैं, रोलिंग, डीप ड्राइंग, एक्सट्रूजन, सब कुछ हमने कवर अप कर लिया है। और आज का जो टॉपिक है वो है कास्टिंग। एंड कास्टिंग के साथ साथ CIMS, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो वो हम कवर अप करेंगे। और आज भी हमारे करीब 112 के आसपास क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और देखो, ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो ये हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। ESE हो, UPSC AE हो, SSC JE हो, PSC हो, क्योंकि अगर ट्रेंड देखोगे ना तो एवरी वन कॉपीज देयर क्वेश्चन फ्रॉम ESE प्रीवियस ईयर। सिंपल सा फंडा यार कि इनका जो मटेरियल है ESE वालों का, ये बहुत क्लीन है। इसमें गंदगी बिल्कुल नहीं है। कोई बहुत कम एरर्स हैं 2 या 3% एरर है, इससे ज़्यादा एरर नहीं है। लेकिन अगर कहीं और का आप मटेरियल उठा के देख लो, कहीं और किसी भी बुक का, चाहे वो नाम नहीं ले सकता मैं, ठीक है, तो कोई भी बुक हो उसमें एरर्स रहेंगे, उसमें ज़्यादा एरर है कम्पेयर टू ESE प्रीवियस ईयर। ओके। और ESE प्रीवियस ईयर में ये है कि 2-3 बुक्स हैं, उससे आप मैच करा के आंसर दोगे तो आपका आंसर 99% चांसेस से सही होगा यार। बस डाउट्स उसमें है ना जहाँ थ्योरेटिकल है। ठीक है, और जो ज़्यादा थोड़ा डीप थ्योरेटिकल हो गया उसमें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए। देखो, इसमें बोला गया है कि, और देखो, कोई भी क्वेश्चन होगा आपको करीब 20 से 22 सेकंड ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं यार। इसमें क्या ही टाइम देना है। जिसको आता होगा तुरंत कर लेगा, जिसको नहीं आता वो उसका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। ओके। तो पहला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम एलॉय आर कास्ट इन हॉट हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। नहीं, ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम को आप कभी हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ चांसेस होते हैं। पहली बात उसमें दिक्कत ये है ना, और हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग करोगे तो जो गूज नेक में वो चिपक जाएगा। उसकी एल्यूमिनियम की एक प्रॉपर्टी होती है स्टिकिंग प्रॉपर्टी, वो चिपक लगेगा और उसको ख़राब कर देगा। ठीक है, पहले ये प्रॉपर्टी। और दूसरा कि जो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग उसमें लो टेम्परेचर मेटल्स का यूज करते हैं हम, जैसे जिंक, टिन, लेड। ओके, अब याद कर लो, जिंक, टिन, लेड यही यूज करते हैं। ठीक है, अब पूरे डाई कास्टिंग में कहीं भी फेरस मेटल का यूज नहीं करते, फेरस मेटल कभी भी कास्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ओके, तो पहला ये एपिसोड हो गया, तो पहले का डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई कीजिए अब। सेकंड नंबर। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो बुक्स हैं उसमें आंसर गलत दिए हुए हैं। इसमें सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग ये है कि आपका जो कास्ट टाइटेनियम ब्लेड है, ये आपको देखते ही लग रहा होगा कि ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनाएंगे, प्रिसीजन से। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हल्का सा, और क्योंकि हमें और भी चीज़ें देखनी है ना, इसलिए उसमें नहीं जा पा रहा है वो। जैसे मान लो कि एलुमिनियम पिस्टन इन द एलुमिनियम एलॉय, ऑटोमोबाइल पिस्टन, तो ये तो आपको पता होगा ग्रेविटी टाई कास्टिंग से बनता है। ठीक है, तो एक और टू अपने मैच करा दिया, एक और टू मैच कराते ही ये ऑप्शन ऑब्सोल्यूट हो गए। देन आप गए, आपको सबसे पहले कास्ट टाइटेनियम ब्लेड देखिएगा, लेकिन उसको हम इन्वेस्टमेंट से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह से मैच कराया। देखो, वर्कबुक से मैच कराया हुआ है, मंडल सर ने जो नोट्स दिए उससे मैच कराया हुआ है, और मुझे वही लगता है। ठीक है, देन इंजन, दूसरा ऑप्शन है इंजन क्रैंक सेफ्ट इन स्पेरोइडल ग्रेफाइट आयरन, तो 1 and 3, 1 and 3
तो इंजन क्रैंक सैफ्ट है तो इसको हम सैंड कास्टिंग से बनाएंगे। ओके, सैंड कास्ट सैंड देखो यहाँ ग्रेफाइट आयरन है ना, ग्रेफाइट आयरन। तो आयरन को कभी हम डाई कास्टिंग में यूज करेंगे ही नहीं। यही मेन रीजन उसको रिजेक्ट करने का, जो ए का 5 जो रिजेक्ट करने का, ठीक है। तो बी का 1 और 3 था, तो हम 3 मैच कराएंगे। तो 2 3 मैच कर गया तो हमारा आंसर ए हो गया। ओके, यहाँ यहाँ ये देख रहे हो ना, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अगर आयरन की बात हो रही है तो कभी भी डाई कास्टिंग में उसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो सेकंड का ए हो गया। ट्राई थर्ड वन। दो यहाँ डायरेक्शनल सर्टिफिकेशन की बात की गई है, तो इसमें देखो दोनों ऑप्शन आएंगे आपके, चिल्स भी आएगी और पैडिंग भी आएगी। और जो चैपलेट होता है ना, चैपलेट का काम होता है कोर को सपोर्ट प्रोवाइड करना इन द कास्टिंग। ओके, ये आप याद कर लो। ये तीनों बहुत कन्फ्यूजन होता है, कोर, चैपलेट, चिल, पैडिंग में। तो चैपलेट का काम है कोर को सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरा चिल, चिल का काम है कूलिंग प्रोवाइड करना, मतलब यूनिफॉर्म कूलिंग, उसको हम डायरेक्शनल कूलिंग कह सकते हैं, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। और पैडिंग का काम, पैडिंग भी वही करता है, डायरेक्शनल कूलिंग। बस उसमें एक और काम होता है पैडिंग का कि जो उसको हम कॉर्नर्स पे लगाते हैं, जहाँ से डर रहता है कि हमारा जो सैंड है इरोड हो जाएगा, ठीक है। देन डायरेक्शनल कूलिंग मैंने तीनों बता दिया कि आगे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए डिस्कस ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये सब डिस्कस कर दी थी वो चीज़ें। तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए क्या है, चिल्स एंड पैडिंग। तो बी ऑप्शन, चैपलेट नहीं आएगा, चैपलेट तीनों में है, ठीक है। तो थर्ड का ए। ट्राई फोर्थ नंबर। देखो यार, अगर क्वेश्चन कर रहे हो ना, अगर नहीं हो रहा है आपसे, तो वीडियो को अभी रोक दो, ठीक है। और जाओ अपने नोट्स रिवाइज करो अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स रिवाइज करिए आपने, उसके बाद आइए वीडियो को देखने, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो, आप नोट्स पढ़ोगे, चीज़ें रैंडम टाइप से आपके माइंड में बन जाएगी। जब फिर आप क्वेश्चन लगाओगे मेरे साथ, तो जो वही रैंडम एरोज हैं वो डायरेक्शनल हो जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन रहेंगी, बस यही मतलब है। और अगर आप ऐसे लगाते हो, थोड़ा टाइम लगता है कि बिना नोट्स पढ़े क्वेश्चन लगाने लगे। नॉलेज चेक नहीं करनी आपको हर समय, नॉलेज चेक करने के लिए एग्जाम है आपका, तो पहले नोट्स पढ़िए फिर क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। फिर लोग सोचते हैं कि बिना नोट्स पढ़े क्वेश्चन लगा देखता हूँ कितना आता है मुझे। अरे यार, अभी नहीं चेक करना, चेक तो एग्जाम में हो ही जाएगा। अभी आप नोट्स जितनी बार पढ़ सकते हो उसे पढ़ो, जितनी बार उसके बाद क्वेश्चन लगा सकते हो वो लगाओ। ओके, मैं भी यही करता हूँ। और जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अबाउट, दे आर आस्किंग अबाउट द सेल मॉल्ट कास्टिंग। तो सेल मॉल्ट कास्टिंग में 3 चीज़ें होती हैं, ट्राई सिलिका सैंड, फिनॉलिक रेजिन या फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, और एल्कोहल होता है, ठीक है, उसमें फॉर बॉन्डिंग। देन ड्राई सिल्का, ये 1 and 3 जो ये सोडियम सिलिकेट दिया है इन्होंने, एक CO2 मॉल्डिंग यूज करते हैं इसका। ओके, तो फोर्थ का सी हो गया। ट्राई क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रिपीटिशन है 3 नंबर का, और 6 नंबर ट्राई कीजिए फिर। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, 6 नंबर ट्राई करिए फिर। मिश्रण कास्टिंग इज डिफेक्ट विच अकर ड्यू टू द, मिश्रण कास्टिंग मतलब कि जो लिक्विड है हमारा लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया, उससे पहले फ्रीज हो गया, मतलब कूल हो गया या फिर सॉलिड बन गया, ठीक है। तो इसका ये क्यों होता है, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। देखो, पहला कि बहुत हाई पॉलिंग टेम्परेचर बहुत कम था। दूसरा कि जो हमारी मॉल्ट थी उसमें ज़्यादा वो था, लिक्विड था, वाटर था, उसने एब्जॉर्ब कर लिया हीट को। तीसरा कि बहुत क्लियर सरफेस फिनिश नहीं थी, इसलिए वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। बहुत रीजन हो सकते हैं, बट बेस्ट रीजन जो होता है कि
इनसफिशियंट फ्लूइडिटी मतलब कि वहाँ पहुँच ही नहीं पाया, फ्लूइडिटी ही कम थी उसकी। ओके, इनसफिशियंट फ्लूइडिटी। अब इनसफिशियंट फ्लूइडिटी होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, जो मैंने बताया वही सब इसके रीजन थे। ओके, उसको कंबाइन करके एक दे सकते हैं हम आंसर, इनसफिशियंट फ्लूइडिटी। देन 6 का आंसर बी हो जाएगा। 7th नंबर ट्राई कीजिए। और अगर आपके क्वेश्चन हो नहीं पा रहे हैं ना प्रोडक्शन में, तो बहुत वो हैक्टिंग की बात नहीं है कि मुझसे क्वेश्चन नहीं होता प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन क्वेश्चन जिससे होता है ना, ये जान लो, उसने सारे क्वेश्चन रट रखे हैं। जैसे मेरा भी सीन यही यहाँ पे यही है कि मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर याद रहते हैं पहले से। सबका यार, जिसको आती है उसने याद कर रखे हैं, और कोई तरीका नहीं है प्रोडक्शन सीखने का। अगर आप चाहोगे पूरा मैं प्रोडक्शन पढ़ लूँगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, लेकिन बट दैट इज़ टू मच टाइम टेकिंग। ओके, तो आप यही तरीका होता है कि आप क्वेश्चन लगाइए जितने लगा सकते हैं, और जो नहीं आता है उसको एक नोट कॉपी बना लीजिए, उस पर लिखते जाइए। और जब जैसे मेरे पास काफ़ी टाइप के नोट्स हो गए हैं, तो मैं वही पढ़ता हूँ मेनली। लेकिन इस टाइम जब पूरा कंप्लीट कवर अप करना पड़ता है, तो पहले नोट्स पढ़िए फिर क्वेश्चन लगाइए, बस यही बेस्ट तरीका है। और उसमें जो नहीं आता है आपको, जो आप भूलते हो बार बार, उसे कहीं लिखते रहिए कहीं ना कहीं। और एक मोटी डायरी बनाइएगा, मोटी ये नहीं 10 पन्ने की डायरी बना लीजिए, मोटी डायरी। उसमें अगर आप स्टार्टिंग फेज में प्रिपरेशन गए हैं, तो लगातार उसी एक ही ऐसी ऐसा हो कि उसमें कई साथ आप लिख सकें। अगर आप हो सकता है अभी क्लियर कर लें कुछ, तो आगे कुछ और पढ़ने का मन हो, तो तब बहुत हमेशा काम आएगी वो डायरी। ओके, तो आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। दो जो क्वेश्चन है, पिट मॉडलिंग इज यूज फॉर लार्ज जॉब्स। और इसमें कुछ समझा नहीं सकते हैं, एप्लीकेशन है, बस वो याद करना है आपको। ठीक है, तो पिट मॉडलिंग है लार्ज जॉब्स के लिए, आप याद कर लो। देन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, तो हमें अगर पढ़ा हुआ तो पता होगा इसमें वैक्स यूज़ करते हैं, और वैक्स को कर निकाल देते हैं, उसी को कहते हैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। ठीक है, दूसरा। तीसरा, प्लास्टर मोल्डिंग में जो मोल्ड होता है प्रिपेयर होता है जिप्सम से। जिप्सम को ही हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं? ये तब बनाते हैं जब हमें बहुत अच्छी सरफेस फिनिश चाहिए होती है, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड बनाते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज का ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कि इसमें जो गैस निकलती है उसको क्या बोलते हैं, जो गैस निकलनी होती है वो टेंडेंसी कम हो जाती है, मतलब गैस की ट्रैपिंग होने लगती है आपके। अगर गैस की ट्रैपिंग होगी तो डिफेक्ट्स आएंगे आपके उसमें कास्ट में। ठीक है, तो तीनों ही सही है बेसिकली। मैंने इसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया बस। 7th का ए। 8th नंबर ट्राई कीजिए। देखो, ये जो 8th नंबर क्वेश्चन है, अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था, उसमें एल्यूमिनियम एलॉय पिस्टन आया था। ठीक है, तो एल्यूमिनियम एलॉय पिस्टन जो होता है वो हम बनाते हैं ग्रेविटी डाई कास्टिंग से, नॉट बाई प्रेशर डाई कास्टिंग। ठीक है, तो ये एब्सर्ड है, पहला वाला गलत है, तो 8th का ए हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 9th। और देखो, जो फर्नेसेस हैं ना वो पहले सिलेबस में थे, अब लेकिन नहीं पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिफोर 2017 पूछे गए हैं। ओके, देन आप ये क्वेश्चन जो है मेल्टिंग रेशियो के बोला, तो मेल्टिंग रेशियो का मतलब होता है कि कितना मेटल मेल्ट हुआ, मेटल मेल्ट अपॉन कितना कोक लगा। ठीक है, तो 1 टन कोक लग रहा है, और 10 टन मेटल जो है वो मेल्ट हो जा रहा है। तो इसका मतलब इन्होंने अगला क्वेश्चन दिया है कि देन कोक रिक्वायर्ड फॉर द 1 टन मेल्ट। तो सिंपल है यार, 0.1 टन लग जाएगा। ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स है। 9th का ये 10th नंबर ट्राई कीजिए। और आपको अगर दिक्कत है कि आप फर्नेस कुछ पढ़ना नहीं पढ़ना, तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे, आप उसे याद कर लेना। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप अगर हल्का से पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सही लिखा हुआ है कॉमन सेंस से। और वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमारे अदर एग्जाम्स में, अगर आने भी होते हैं तो भी आते कभी नहीं, मैंने आज से तो नहीं देखा कि फर्नेस क्वेश्चन आ रहा है किसी भी एग्जाम में, PSU या किसी में भी। ठीक है, आ जाए तो फिर अलग ही बात है।
देखो स्टील कैन बी मेल्ट इन द हॉट ब्लास्ट कर फर्नेस, हाँ ये सही है। स्टील को ना हम जो नॉर्मल क्यूबोला होता है उसमें हम मेल्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉट ब्लास्ट में कर सकते हैं, क्या रीजन है? बिकॉज इन हॉट ब्लास्ट क्यूबोला द फ्लू गैसेस आर यूज टू प्री हीट द एयर ब्लास्ट टू द क्यूबोला सो दैट टेम्परेचर इन द फर्नेस इज कंसिडरेबली हायर देन द कन्वेंशनल कपोला, ठीक है। तो ये सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। लेकिन कन्वेंशनल क्यूबोलम जो है उसमें हम नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर वहाँ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ तो 10th का ये सही है, क्योंकि हॉट ब्लास्ट क्यूबोला है। देन ट्राई क्वेश्चन नंबर 11th। देखो इसे पूछा गया विच आर द फॉलोइंग रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स इज रिकमेंडेड फॉर द स्टील फर्नेसेस कंटेनिंग CaO। तो यहाँ पे सिलिका यूज करते हैं, ठीक है, सिलिका। देना आंसर इज बी। ये सब फैक्चुअल बेस क्वेश्चन है, आपको याद मतलब कर लेना धीरे धीरे आप। और याद ऐसे रटना नहीं है कि बैठे लगे रटने की सिल्का सिल्का सिल्का, ये नहीं। आप अगर कोई चीज़ रटनी है तो आप उसको कई बार लगा लो, बस एक सिंपली वो माइंड में आपको बन जाएगा। और जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर 3-4 बार कर लेते हो, ठीक है, तो अगर वीडियो आपने देखना शुरू किया है, पहली बार देखोगे तो हो सकता है अगर आपसे नहीं बन रहे 70 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप अगली दोबारा जब देखोगे वीडियो ना, तो आपसे पक्का मैं कह रहा हूँ 50 क्वेश्चन बस नहीं बनेंगे, फिर 30 हो जाएंगे, वो ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। बस वही करना होता है, रटना नहीं होता किसी क्वेश्चन को। आप अगर 3-4 बार लगा रहे हो तो हो जाएगा। इस फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला कभी रटते नहीं है किसी मैथमेटिक्स में। अगर आप कई बार कुछ प्रैक्टिस कर लोगे उस फॉर्मूले में तो आपको याद हो जाएगा वैसे ही। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 12th। देखो इसे पूछा गया कि ए और बी है क्या, तो कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि इसे हम कास्टिंग कहें कि इसे कास्टिंग कहें। तो कास्टिंग, देखो कास्टिंग हमेशा स्क्रू वेल से बड़ी होगी, पहली बात, ठीक है। इसका मतलब कास्टिंग हमारी ये वाली है, ये वाली, ठीक है। और कास्टिंग ऊपर राइजर लगेगा, कास्टिंग के ऊपर डायरेक्ट हम स्क्रू नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं बट अगर वो टॉप गेटिंग है। लेकिन यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे देखो बगल में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ बना हुआ है, मतलब ये स्क्रू वेल है, ये स्क्रू है, ठीक है। ये राइज़र हो गया, ये वर्क पीस हो गया जो बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ए आपका स्क्रू है एंड बी राइज़र है, तो ए हो जाएगा 12th का ए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 13। देखो दे आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल गेटिंग सिस्टम। तो आइडियल गेटिंग सिस्टम का यही होता है एडवांटेज, मतलब यही ये मोटिव होता है कि हमारा जो लिक्विड मेटल है वो मॉल्ट को कम्प्लीटली फिलअप कर दे, और जो दिक्कतें आती हैं जैसे एयर एस्पिरेशन है, स्प्लैशिंग है, टर्बुलेंसी है, वो सब चीज़ें ना आए। अगर वो सब होगा तो ऑक्साइड्स बनेंगे, और ऑक्साइड बहुत प्रॉब्लम करते हैं। एलुमिनियम बन गया तो दिक्कत ही हो जाएगी पूरी पूरी, क्योंकि वो नीचे ही बैठ जाएगा एलुमिनियम वाला। और आयरन का है तब तो थोड़ा राहत रहती है, क्योंकि जो आयरन का जो ऑक्साइड होता है उसका डेंसिटी कम होता है कंपेयर टू आयरन, वो जाके आपके राइजर में चला जाएगा उठ के, ठीक है। तो वो तो काट देंगे राइजर, हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं। एलुमिनियम का है तब दिक्कत है, इसीलिए हम एलुमिनियम में लो वेलोसिटी यूज़ करते हैं कि कहीं टर्बुलेंसी स्प्लेसिंग से एयर इंक्लूजन होकर ऑक्साइड ना बन जाए। उसका ऑक्साइड बनते हुए नीचे ही बैठ जाएगा वर्क पीस में, और उसको निकालने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो जो इनका पहला स्टेटमेंट है, मॉल्टेन मेटल शुड एंटर द मॉल्ट कैविटी विद एज
हाई एज पॉसिबल, नहीं इतना हाई, जितना पॉसिबल उतना हाई नहीं रखते हैं। अगर उतना हाई रख देंगे ना तो टर्बुलेंसी आ जाएगी। टर्बुलेंसी आएगी तो सिंपल सी बात है, एयर एक्सप्रेशन होना ही होना है फिर। ओके, तो ये एब्सर्ड है, तो ये काटते ही आपका सी आ गया आंसर, 13 का सी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि एक स्पेयर है और स्पेयर ड्रॉप है, उसको ये जो मेल्ट जो टाइम टू सॉलिडिफाई है वो 10 सेकेंड है, ठीक है। और उसका जो रेडियस है वो 2 mm है, इतना दिया गया है हमारे पास। और सॉलिडिफिकेशन टाइम का हमारे पास फॉर्मूला होता है ये T=K/V/A का होल स्क्वायर, जिसमें कि V जो है वॉल्यूम है और A जो है सरफेस एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया। देन इसका स्क्वायर, इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसे हम बोलते हैं क्रोनिको रूल, ठीक है, क्रोनिको रूल। देन स्पेयर के लिए अगर हम देखना चाहें तो V जो होता है स्पेयर का 4/3πr³, एरिया जो होता है 4πr², V/A निकालेंगे तो R/3 आएगा। ओके, बट आप ये देखो T जो है प्रोपोर्शनल हो गया V/A के होल स्क्वायर के, तो मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप कॉन्स्टेंट काट दो, बस प्रोपोर्शनलिटी बस देखना है तो R का क्यूब, R का स्क्वायर मतलब, ठीक है। तो T इज प्रोपोर्शनल टू R², बस इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना आपने पढ़ लिया, एक क्वेश्चन आगे रिपीट होगा, मैं वो कराऊंगा नहीं वहाँ आगे, ठीक है, नहीं बहुत लंबा वीडियो हो जाता है फिर हर क्वेश्चन कराने में। देखो इसमें क्या बोला गया है, 2 mm का जो ड्रॉप है, जब R 2 है तो टाइम 10 सेकेंड है, मतलब कि 10=2 यहाँ कुछ किए हुए आएगा तो आप उसे नहीं लिखेंगे, उसे काटना है बाद में। अब टाइम निकालना है जब हमारा जो ड्रॉप है वो 4 mm का हो जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो बस सिंपली, इसको सॉल्व कर लो। T जो है आपका 40 सेकंड आ जाएगा। 14th का डी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया, इन सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल कास्टिंग कंपनसेशन फॉर द सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। तो सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसके लिए हम श्रिंकेज अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज के लिए राइजर, मतलब 3 स्टेज होते हैं, पहला लिक्विड श्रिंकेज, देन सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, देन सॉलिड श्रिंकेज। तो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन के लिए राइजर दिया जाता है और सॉलिड सॉलिडिफिकेशन के लिए श्रिंकेज दिया जाता है, ठीक है, पैटर्न पे। तो अचीव्ड बाई, और पैटर्न में श्रिंकेज कैसे देते हैं, उसको हम बड़ा कर देते हैं पैटर्न को, क्योंकि जब हमारा मेटल उतना भर जाएगा का वो जो लिक्विड मेटल है तो वो श्रिंक होगा, ठीक है, वो श्रिंक होगा जब फाइनल बनना शुरू होगा। तो मतलब बड़ा करेंगे तभी ना छोटा होने पे इक्वल आ जाएगी, ठीक है। प्रोवाइडेड बाई ओवर साइज पैटर्न, ये सही है 15 नंबर का ए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, डाई कास्टिंग बोला गया है, तो डाई कास्टिंग के हमारे अवेलेबल है 1/4, तो 1/4 देख लो आप। मोल्टेन मेटल इज फोर्स्ड इनटू द डाई अंडर प्रेशर, ये सही है। कंटिन्यूसली पोरिंग मेटर इनटू द मोल्ड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, कंटिन्यूसली पोरिंग नहीं करते हैं, उसमें आप डाल के दबा देते हैं उसे, ठीक है। डाई उसमें ओपन टाइप होती है, ऐसे खुलती है, ऐसे दबती है। तो ए का 1 हो गया, देन ए का 1 होते ही ये चला गया, तो डी का 4 ऑटोमेटिकली सेट हो गया। देन आप देखोगे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हमारा अवेलेबल है 2 और 3।
तो 2 पढ़िए, एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ मॉल्ट, गलत है। सेंट्रीफ्यूगल में सिमेट्री होती है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में सेमी सेंट्रीफ्यूगल होता है, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है कुछ, लेकिन इसमें नहीं होगी। तो बी का 3 हो जाएगा एंड ये आंसर जाएगा 13 24। तो आंसर ए 16 का ए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 17। देखो ऐसे कर लो पहले। देखो इसमें बोला गया है कि पहला डाई कास्टिंग है, तो डाई कास्टिंग देखते ही आपको यहाँ जाना है, 1 और 3 अवेलेबल है। तो 1 देखिए फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, ये तो गलत हो गया। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है सेल मॉल्डिंग में, तो आप बी से ए मिला दीजिए पहले ही। देन 3 क्या बचा, नॉन फेरस। देखो मैंने बताया था ना कि नॉन फेरस एलॉय, फेरस एलॉय का हम अभी यूज करते हैं, इसी बेसिस पे हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया था वो आया था वहाँ से आंसर, ठीक है। वही हम जो कन्फ्यूज़ कर रहा था हमें अबाउट का टाइटेनियम ब्लेड के बारे में। तो ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया। देन अगला चेक कीजिए CO2 मॉल्डिंग। तो CO2 मॉल्डिंग आपको पता ही है, सिलिकेट यूज करते हैं, सोडियम सिलिकेट। इसी से हमारी बॉन्डिंग उसमें होती है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो सिलिका बनता है उसमें, ठीक है। तो सी का 4 हो गया। देन आंसर इज 31 42। तो कहाँ पे है 31 42, बी 17 का बी। एक मिनट वगैरह आंसर बना लेता हूँ मैं। 16 का, ठीक है। 18 नंबर ट्राई कीजिए। देखो स्कैब है, स्कैब इज अ कास्टिंग डिफेक्ट, कितना आपको पता ही होगा, सैंड कास्टिंग डिफेक्ट। लेकिन स्कैब होता क्या स्कैब, देखो जब हमारा मॉल्ट बन गया, मॉल्ट हमने लिक्विड डालना शुरू किया, ठीक है, लिक्विड मेटल, तो वो अंदर जाएगा। अगर उसको, अगर लिक्विड मेटल को जब भर जाएगा लगभग लगभग, अगर ऐसा मतलब अगर फोर्स ज़्यादा हो गया लिक्विड मेटल कंपेयर टू द सैंड की स्ट्रेंथ, तो वो कोप में जो मॉल्ट होगा, जो कोप पोर्सन मॉल्ट का, उस पर घुस जाएगा वो ये सेक्शन ना, ये अंदर घुस गया, इसे कहते हैं स्कैब। और इसका मेन रीजन होता है इम्प्रॉपर रैमिंग, ये आपने बढ़िया स्ट्रेंथ नहीं दी अपने मॉल्ट को, ओके। तो 8th का ए सही है, 18th का ए सही है। 19th नंबर ट्राई कीजिए अब। दो ये क्वेश्चन ये बता चुका हूँ मैं, चैप्टर के बारे में अभी बताया था मैंने। तो हमने यहाँ ये डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन पीछे ही, चिल चैपलेट और पैडिंग वाला, कि चैपलेट का काम होता है प्रोवाइड द सपोर्ट। आप 20 नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया इन CO2 कास्टिंग प्रोसेस द मोल्ड और कोर अटेन्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ बिकॉज द ऑप्टिमम गैसिंग टाइम ऑफ CO2 थ्रो द मोल्ड और कोर फॉर्म सिलिका जेल विच इम्पार्ट सफिशिएंट स्ट्रेंथ। हाँ यही होता है उसमें, जब CO2 पास करते हैं Na2SiO3 से, यही होता है हम लोग ना, हाँ। तो बनता है आपका SiO2 प्लस Na2CO3। तो ये जो है ना, ये आपको बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है, इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इसका आंसर भी सही है, रीजन सही है, और एक रीजन दिया हुआ है इन्होंने। 20 का ए हो जाएगा। और देखो इस क्वेश्चन में अगर कोई मारना चाहे तो बी भी मार सकता है, कोई गलत नहीं है। अब वो डिपेंड कर जाएगा एग्जामिनर पर, लेकिन हाँ मुझे हल्का सा लग रहा है कि सही एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब इन्होंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का उसको,
इसलिए मैंने ए मारा है इसमें। लेकिन अगर कंप्लीटली देखा जाए तो बी आंसर होगा, बी आना चाहिए। लेकिन 60 से वही हो गया कि 60% ए, 30% 40% आपका बी। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 21। देखो ये जो लिखते हैं हम 1 to 4 ऐसे लिखते हैं, 3 एरियाज लिखते हैं। तो 3 एरिया में पहला वाला होता है आपका स्प्रू का नीचे वाला पार्ट, जो ये है स्प्रू। फिर होता है आपका रनर, ऐसे घूम के जाता है ना, यहाँ वो स्प्रू वेल होता है। फिर होता है रनर का। फिर होता है जब कास्टिंग में एंट्री लेनी होती है, वो वहाँ का एरिया, मतलब 1 2 3, मतलब A1 A2 A3 लिख लो ऐसा। ठीक है। तो पहला होता है आपका डाउन स्प्रू, दूसरा होता है आपका रनर, तीसरा होता है आपका इनगेट। तो इन्होंने लाइन से दे भी दिया है 1 2 3, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 21 का ए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 21। मैच कराना है, मैच कराइए। 22 मैच कराना, 22 मैच कराइए। देखो ये जो क्वेश्चन है हमने अभी पीछे किया था कि जो हॉलो स्टैचूज़ हैं उसके लिए, उसको हम मेनली आप अगर याद करना जो कर सकते हो, ये जो स्लस कास्टिंग होती है वो यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ अवेलेबल ऑप्शन देखो क्या क्या है, 1 and 3 अवेलेबल। 1 and 3 है तो 1 सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग नहीं, सेंट्रीफ्यूगल में स्टैचू तो नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ पे सिमेट्री चाहिए होती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल वाले में। तो पहला गया, तीसरा यहाँ लगा देंगे। दूसरा डेंचर्स, तो डेंचर्स जो बनाते हैं वो होते हैं बाई इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ठीक है। तो बी का तो क्योंकि काफ़ी प्रिसाइज चाहिए होता है ना वो, तो बी का 2 हो जाएगा इन्वेस्ट। ठीक है। और जो ए का 2, ए का 3, बी का 2 हुआ, तो ये दोनों चले गए। और सी के लिए अवेलेबल हमारा है 3 and 4। तो सी का देखो कई बार रिपीट हो रहा है। एल्यूमिनियम एलॉय में हम ग्रेविटी कास्टिंग बनाते हैं, तो सी का 5 मिल गया। 325 एक ही ऑप्शन में है डी। ओके, 22 का डी हो जाएगा। 23 कीजिए। देखो उसमें बात की जा रही है कि जब हम ये बनाते हैं गेटिंग सिस्टम, तो उसमें क्या पहले डिज़ाइन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, चोक एरिया सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे, चोक एरिया को, क्योंकि उसी से हमारा पता चलना है कितना फ्लो होने वाला है। ओके, तो चोक एरिया, देन पॉरिंग टाइम से निकल के आ जाएगा। बस ऐसा बस एक ही में है। और ये वाला बचता है, तो इसमें स्क्रू पहले कह दिया उन्होंने, ये गलत हो गया। पॉरिंग टाइम पे निकाल लेंगे, ये गलत है। तो आपका ए हो जाएगा, 23 का ए। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करना है आपको। जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें कहा गया है कि जो सेल का थिकनेस होता है सेल मोल्डिंग में, उसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। सिंपल आपको पता होगा यार कि देखो जो पैटर्न हीटेड पैटर्न होता है उस पर हम डालते हैं मोल्डिंग सैंड। ठीक है। तो उस पर वो क्या चिपकता है सेल मोल्डिंग में,
ओके। उसे और जितने टाइम तक चिपकेगा, जितना टाइम देंगे उतना ज़्यादा मोटा होता जाएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर होगी और इसकी वो सॉलिडिफाई होता चला जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम, कि बाई कंट्रोलिंग द टाइम ड्यूरिंग विच द पैटर्न इज इन कॉन्टैक्ट विद द मोल्ड। ओके, 24 का ए हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 25। The centrifugal casting method is used for certain articles, casting articles। ये जो यूज करते हैं हम सिमेट्रिकल के लिए यूज करते हैं, पहला पता होगा आपको। और वर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत वर्टिकल हाइट हो गई ना तो जो जी का इफेक्ट है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल वाले में कुछ लोगों को डाउट होगा, हॉरिजॉन्टल में ऐसा क्यों नहीं होता कि जब रोटेट करता है तो ऊपर से मेटल नीचे गिर जाए, ऐसा आपको डाउट होगा हल्का सा। लेकिन ये आप जान लो कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जब रोटेट करता है तो वो अबाउट 70 to 80 टाइम होता है आपका ग्रेविटी फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है 70 to 80 टाइम होता है ग्रेविटी फोर्स, इसलिए वो नीचे नहीं गिर पाता है। क्योंकि वहाँ अगर आप हॉरिजॉन्टल लेके चलोगे ना तो वहाँ बहुत इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने वर्टिकल कर दिया तो डिपेंडिंग ऑन द एच का फैक्टर आता है ना, ठीक है, तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो 70 का सिमेट्रिकल सेम और द वर्टिकल एक्सिस, ये नहीं बी आ जाएगा आंसर, ठीक है। 25 का बी। 26 ट्राई कीजिए। और सेंट्रीफ्यूगल वाले कुछ चीज़ जान लो यार। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है कि जो आपका जो आउटर पे काफ़ी डेंस रहेगा, इनर पे इतना डेंस नहीं रहेगा, और जितनी इम्प्योरिटी होगी वो इनर सरफेस पे आके रुकेगी। ओके, सेंट्रीफ्यूगल में ये एडवांटेज, यही 3-4 चीज़ें होती हैं बस उसमें। अब 26 नंबर कीजिए। देखो यहाँ बोला गया कि विच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस कास्टिंग व्हेन प्रेशर फोर्सेस द मोल्टेन मेटल टू द कैविटी। ये आपका डाई कास्टिंग होता है, उसमें हम प्रेशर को बाई प्रेशर जो मोल्टेन मेटल है उसको अंदर डालते हैं उसमें स्पेस में, ठीक है। तो सी, 26 का सी। 27 रिपीटिशन क्वेश्चन नंबर 14 का। आप 28 नंबर ट्राई कीजिए। तो ये जो सेल मोल्डिंग है इसका एप्लीकेशन आप याद कर लो। एक, इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग थिन कास्टिंग, ठीक है। ये बड़ा कन्विंसिंग टाइप का नहीं है आंसर, लेकिन यही हर जगह दिया हुआ है। एक जगह नहीं, मैंने 3-4 जगह वेरीफाई किया, हर जगह आंसर इसका सी डी दिया हुआ है। ओके, 29 ट्राई कीजिए। देखो इन्वेस्टमेंट डाई कास्टिंग में ये 4 चीज़ें दी हुई हैं पैटर्न एज फॉर पैटर्न मेकिंग, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डाई कास्टिंग होता क्या है कि हम उसको गर्म जब बन जाता है ना, जो हमारा स्टोरिंग करने के बाद जब सिरामिक या स्लरी गिरा देते हैं, जब बन जाता है स्ट्रक्चर तो हम हीट करके उसे निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं वैक्स लॉस्ट प्रोसेस, ठीक है। तो अगर वुड रहेगा तो वो गल के निकलेगा नहीं, वो जल जाएगा, उसी में रह जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है, बस सी एफ काट दो और तीनों यूज करते हैं, ठीक है। 1 to 4 सी। 29 का सी हो गया। 30 नंबर ट्राई कीजिए। हल्का सा डिस्टर्बेंस होगा, बाहर चिड़िया उड़िया हैं तो उसको इग्नोर करना। जो क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसमें बोला गया कि किस में हम जो है मेटल मोल्ड यूज करते हैं। तो आपको पता होगा यार, डाई कास्टिंग में यूज करते हैं, और हर जगह तो हमारा जो सैंड ही होता है। सैंड के साथ सिल्का मिला दो, या सैंड के साथ फॉर्मल्डिहाइड मिला दो, या सैंड के साथ कुछ मिला दे रहा। लेकिन जहाँ मेटल यूज करते हैं वो है डाई कास्टिंग, ठीक है, डाई कास्टिंग प्रोसेस। तो 30 का सी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 31।
देखो पूछा गया है गेट इज़ प्रोवाइडेड टू इन माउल टू। गेट का काम क्या होता है? गेट का काम होता है, चार चीज़ दी हुई है, गेट पासेस थ्रू गैस गलत है, ये कंपनसेट ये भी गलत है, अवॉइड कैविटीज भी गलत है। फीड कास्टिंग एट द कॉन्सेंट्रेट, कास्टिंग को फीड करना मतलब उसमें लिक्विड मेटल को डालना, यही काम होता है आपका गेट का। तो 31 का ए हो जाएगा। 32 नंबर ट्राई कीजिए। दो तो कई बार कर चुके हैं, फालतू क्वेश्चन है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोर नहीं यूज करते हैं, वो जो रोटेट करते हैं उसी से हमारा जो अंदर जो है कोर बन जाता है, मतलब स्पेस बन जाता है। तो ए 32 का ए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 33। दो सेल मॉल्डिंग की बात की तो कई बार भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि फिनोलिक रेजिन होता है उसमें, और रेजिन बाइंडर मतलब कोई अल्कोहल ही डालते हैं उसमें। ठीक है, ये और हीटिंग ऑयल पैटर्न को जब हीट पैटर्न जो उसमें पैटर्न बनता है ना सेल को बनाने के लिए, उसको हीटिंग के लिए हीटिंग ऑयल होती है। तो तीनों सही है। देन आंसर शुड बी डी। 33 का डी, 32 का ए, 33 का डी, 34 ट्राई कीजिए। यार कोई क्वेश्चन गलत लगा कर आपको ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करो मुझे, उसमें कोई वो नहीं है। और मैं टीचर नहीं हूँ, पहले बता दूँ मैं भी तैयारी कर ही रहा हूँ इसी की। और ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बता दिया करो साफ साफ कि इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है, यहाँ डाउट आ रहा है, तो सब लोग डिस्कस कर लेंगे उसमें। जिनका अपना व्यू होंगे वो देंगे, और क्वेश्चन जो क्लियरिटी आ जाएगी। और आपको लेटेस्ट अपडेट पाना हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, 34 नंबर करिए। देखो इट इज़ अबाउट द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो इसमें यही होता है कि जो एक ट्री टाइप बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ट्री टाइप, इसके चारों तरफ लगा देंगे पैटर्न, हमारे पैटर्न नहीं, जो लॉस्ट वैक्स का जो होता है, वैक्स का जो होता है वही लगा देंगे, उस पर स्लरी कोटिंग कर देंगे, स्लरी, और देन उसको हीटअप करके मेल्ट करके बाहर निकालेंगे वैक्स को। वही होता है, यहाँ बोला गया है कि ट्री और पैटर्न, तो ये सही है। दूसरा है कि प्रिपेयर्ड माउल्ट्स आर प्लेस्ड इन ओवन एंड हीटेड जेंटली टू ड्राई अप द इन्वेस्ट। हाँ, ये भी सही है कि उसको हीट करते हैं जिससे वैक्स बाहर निकल जाए, दोनों, ये भी सही है। द मोल्ड आर यूजली पॉट बाई प्लेसिंग द मोल्ड इन द, हाँ देखो ये जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होती है काफ़ी प्रिसाइज होती है। अगर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग करने के बाद आपको मशीनिंग करने की जरूरत नहीं होती, मतलब समझ रहे हो, आप कास्टिंग कर रहे हो फिर मशीन नहीं करनी पड़ रही है, मतलब कितना एक्यूरेट सरफेस फिनिश को दे रहा है, और टॉलरेंसेस और डायमेंशन को। तो यहाँ वैक्यूम का वैक्यूम चैम्बर डाई कास्टिंग, वैक्यूम चैम्बर कास्टिंग करते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। देना तीन ऑप्शन सही है। 34 का डी हो जाएगा। 34 का, एक मिनट, सी, क्या कोई गलत हो गया, कुछ गलत हो। 34 का सी दिया है, क्या पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? द पैटर्न और पैटर्न आर नॉट जॉइंट, अरे नहीं, एक मिनट यार, यहाँ नॉट जॉइंट लिख दिया है, ये मैंने देखो मिस हो गया जल्दी 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 में। तो ज्वाइन करते हैं इसको, ट्री ही बनाते हैं, ठीक है, ऐसा बनता है, देखो बनाता हूँ मैं, ऐसे एक स्क्रू नहीं बना रहेगा, ये रंगना टाइप का, और इसके चारों तरफ पैटर्न लगे रहेंगे। आपको जैसा लगाना हो, जरूरी नहीं कि आप एक ही शेप का लगाओ, कुछ ही बनाना हो, ठीक है, ऐसे लगाते जाओगे। फिर ये इस पर स्लरी और स्लरी फेंकोगे तो उसमें लग जाएगी, फिर स्टोइंग उसे उसे कहते हैं, स्लरी कोटिंग को स्टोइंग कहते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट उसको मेल्ट करोगे, तो मेल्ट करेंगे सीधा करके ऐसे, फिर उलट देंगे तो सारा जो वैक्स का बाहर निकल आएगा, आपका अच्छा स्पेस बन जाएगा अंदर। स्लरी एंड सिरामिक कोटिंग करते हैं,
और स्लरी के बाद सिरामिक कोटिंग करते हैं उसे हम कहते हैं स्टोइंग। ये बात एक बार पूछेगा, क्वेश्चन आगे पूछेगा, तो वही बाहर निकालते हैं, यही होता है। और ट्री टाइप बनता है, यहाँ नॉट लिखा है, ये गलत है, हो गया इसी से। तो 34 का सी होगा, सॉरी 34 का डी नहीं होगा यार, 34 का सी। 35 ट्राई कीजिएगा। देखो ये क्वेश्चन है, डाई कास्टिंग है पहला ऑप्शन। तो यहाँ 2 और 3 अवेलेबल है, बस 2 और 3 पढ़ेंगे। पैटर्न क्लस्टर डिप्ड इनटू द सिरामिक, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। मोल्टेन मेटल इज फोर्स बाय प्रेशर इनटू द मोल्टिंग मेटलिक मोल्ड, सही है। ए का 3 हो गया, ए का 3 होते ही हमारे पास ये ऑप्शन ऑब्सोल्यूट हो गया। देन बचा बी का 4 और 1। देन पैटर्न क्लस्टर, ये तो ये जो करते हैं ना, ये होता है हमारा उसमें, ये करते हैं यार, ये लग रहा है कास्टिंग का, ये सिरामिक स्लरी देन 4th पढ़ते हैं आफ्टर कोटिंग। ये कंफ्यूजिंग हो गया है, बी का 1/4 लग रहा है मुझे। ठीक है, तो सी पढ़िए, सी पढ़िए, सेल मोल्डिंग। सी का 2 और 3, सी का 2 ही होगा। एंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, अच्छा ये अपने आप सेट हो गया यार, 1 मिनट रुक जाओ, हल्का सा दिक्कत है। इन्वेस्टमेंट वाले में हमारे पास अवेलेबल है 1 और 4, तो इन्वेस्टमेंट ये तो होता नहीं है रोटेटिंग मोल्ड, ठीक है। तो ये वाला उसके लिए बेटर रहेगा ऑप्शन, कि जो इन्वेस्ट है उसको रिमूव करते हैं, लेकिन यार प्रेशर और वाइब्रेटरी से रिमूव नहीं करते हैं, उसको हम हीट करते हैं, हीट करके उलट देते हैं, वो निकल जाता है। और चलो ठीक है, जब यही अवेलेबल तो यही मार देंगे, 3 4 2 1 हो जाएगा। तो ओके, आंसर इज बी 35 का। 35 का आंसर जो है बी है। 36 नंबर ट्राई कीजिए। जो बॉटम गेटिंग करते हैं ना, उसका एडवांटेज होता है कि जो नीचे से जाएगा वो, ठीक है, तो इसमें स्प्लैशिंग या टर्बुलेंसी बहुत कम रहती है। अगर टॉप गेटिंग में ही दिक्कत आती है कि जब वो निकलता है नीचे तो डायरेक्ट गिरता है मोल्ड में हाई स्पीड से, तो वहाँ टर्बुलेंसी या स्प्लैशिंग रहती है वो। ओके, तो 36 का डी हो जाएगा। 37 नंबर ट्राई कीजिए। हाँ देखो, इसमें बोला गया पैटर्न अडॉप्टेड फॉर द दोज कास्टिंग वेयर देयर आर सम पोर्शन विच आर स्ट्रक्चरली वीक। मान लो ऐसी कोई कास्टिंग है, ठीक है, तो ये यहाँ से वीक होगा कि यहाँ पे यहाँ लोड लगेगा, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो यहाँ पे हल्का सा इसको सपोर्ट दे देते हैं। ओके, तो बी आंसर हो जाएगा 37 का।
38 ट्राई कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये किस में जो है कोर का यूज नहीं होता। पीछे हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस। तो 38 का डी। 39 ट्राई कीजिए। देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बोनेसियस मटेरियल स्प्रिंकल्ड ऑन द इनर सर्फेस ऑफ मॉल्ट कैविटी इज कॉल्ड, ये इसे आप फेसिंग सैंड कहते हैं। फेसिंग सैंड में वही कोल डस्ट वस्ट होता है, ठीक है। तो ये सब यार थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको याद, अगर याद नहीं याद कर लो, और रटना नहीं, मैं बता चुका हूँ मैं आपको। अगर रटोगे तो भूल जाओगे, कई बार प्रैक्टिस करोगे आप तो चीज़ें याद हो जाएंगी और वो ज़्यादा सस्टेन रहेंगी आपके साथ, ठीक है। 39 का बी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 40। दो अगेन क्वेश्चन रिपीटेड आ गया कि इस हॉलो हॉलो है, सिमेट्रिकल बनाना है। तो 40 का डी कर चुके हम लोग ये वाला क्वेश्चन। 41 ट्राई कीजिए। ये भी कर चुके, मैंने बताया था आपको ना कि जब रोटेट करेंगे तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा बहुत हाई रहता है वो, ठीक है। 70 से टाइप अब ग्रेविटी फोर्स मतलब बहुत हाई उसकी वैल्यू रहती है। तो वो जितना फोर्स लगाता है मेटल पे ना, वो मेटल बाहर जाके उतना ही डेंस होता है, मतलब ऐसे ऐसे बना होता है। ये रोटेट हो रहा है तो यहाँ फोर्स लगेगा नहीं इस पोर्शन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो जाके एकदम चिपका देगा यहाँ से इसके मोल्ड से, ठीक है। और ये जो मोल्ड है वो मेटल का होना जरूरी नहीं है, जान लो आप, ये सैंड का भी हो सकता है। इसे चिपका देगा मतलब हाई डेंसिटी बनेगी, हाई डेंसिटी और फाइन ग्रेन साइज, ठीक है। देन 41 का सी। 42 ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन पूछा गया कि सेल मॉल्ट कास्टिंग, लेकिन उसमें हल्का सा कंफ्यूजिंग है। ये किसके कंपैरिजन में, जैसे दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस एंड गुड सरफेस फिनिश, ये किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं दोनों स्टेटमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के कंपेयर देख लोगे, या फिर मशीनिंग के देख लोगे, या फार्मिंग या फोर्सिंग के देख लोगे, तब तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं बेसिक कास्टिंग होती है सैंड कास्टिंग, उससे देखते हैं तभी सही हो जाएगा स्टेटमेंट। तो वही मुझे हल्का सा कन्फ्यूजन था। तो लेकिन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उस इसके अकॉर्डिंग है कि आपका हल्का सा ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि ये कंपेयर कर रहे हैं आपका सैंड कास्टिंग से, नॉर्मल सैंड कास्टिंग जो होती है बेसिक। तो दोनों सही हो जाएंगे। उससे तो अच्छा होता है सेल मोल्ड का, उससे बेटर होता है जो नॉर्मल कास्टिंग से। तो 1 2 सही हो जाएगा। और तीसरा जो लो कॉस्ट दिया हुआ है, एक लो कॉस्ट नहीं होती है इसमें, ये जान लो आप, क्योंकि काफ़ी चीज़ लग रही है ना। पैटर्न है, पैटर्न को हीट कर रहे हैं, उस पर आप कोड पहले आप, ठीक है, सेल बना रहे हैं, उसके बाद आप कास्टिंग कर रहे हैं। तो 1 2 3 कट जाएगा, और 3 काटते ही सी आंसर आ जाएगा। 42 का सी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 44। तो दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस बार सीधे दे रहा हूँ आंसर में। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बोला गया है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज यूज फॉर प्रिसीजन पार्ट सच एज टरबाइन ब्लेड सीविंग मशीन। सही है, प्रिसाइज पार्ट के लिए हम यूज करते ही हैं। दूसरा कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हैज़ गुड सरफेस फिनिश एंड आर एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ मास्टर पैटर्न। ये बिल्कुल सही है, यही इसका फ़ायदा होता है इन्वेस्टमेंट का, एकदम एग्जैक्ट बनाता है वो, ठीक है। बहुत हाई क्लोज टॉलरेंसेस होती हैं, बहुत हाई डायमेंशन होते हैं, अच्छे डायमेंशन होते हैं, मतलब कि विदाउट एरर। एंड सरफेस भी अच्छी होती है। 43 का दोनों सही है, 43 का ए होना चाहिए।
एक मिनट, सी दिया है यार, गुड सरफेस मिनट एंड एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ मैटर मास्टर पैटर्न 40, कुछ गलत हुआ क्या? 40, अरे सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 44 है, ये क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 का ए दिया है ना, हाँ 44 का ए है, शायद ऊपर वाला मैंने लिखा नहीं आंसर, हाँ 43 का सी, ऊपर वाला 43 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 ट्राई कीजिए, ये रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 14 का, 46 ट्राई कीजिए। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ जो आ रहा है वो भी काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है अभी तक। जो दूसरा स्टेटमेंट है, कोल्ड चैम्बर्ड मशीन यूज फॉर द डाई कास्टिंग ऑफ फेरस अलॉय, और डाई कास्टिंग में आप फेरस का नाम लेंगे ही नहीं कभी, हमेशा नॉन फेरस। अगर कोल्ड है तो वहाँ एलुमिनियम का, मेनली वो एलुमिनियम के होता है कोल्ड वाला, हॉट वाला है तो लेड कॉपर जिंक। ठीक है, याद कर लो। तो इसको काट देंगे दूसरे को, तो आंसर हमारा हो जाएगा 46 का डी। और जो 47 नंबर ट्राई कीजिए, 47 नंबर। देखो अब वो याद कर लो, कोल्ड जो वाला जो है ए बी सी, एल्युमिनियम कॉपर ब्रास ए बी सी, और हॉट वाला जो है लेड कॉपर टीन। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कि डाई कास्टिंग का क्या एडवांटेज है ओवर सैंड कास्टिंग, ऐसे क्वेश्चन देना चाहिए था। जिस पीछे वाला जो था क्लोज, दो दो ऑप्शन मैंने कह रहा था, किससे कंपेरिजन पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन इस टाइप का होना, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि किससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बता देंगे कि डाई कास्टिंग रैपिड बनता है, काम तेजी से होगा डाई कास्टिंग, सीधे हमने बाई प्रेशर बॉल्टर मेटल को उसमें डाला कास्टिंग में, बॉन्ड में, देन वो बन गया, बस हीटिंग कूलिंग करा दी उसकी। कूलिंग नहीं कराते हैं, कूलिंग होने देते हैं उसकी। ठीक है, तो ये सही होगा, स्मूथ सर्फेस में सही है, स्ट्रॉन्ग डेंस मेटल स्ट्रक्चर सही ड्यू टू द प्रेशर। तो तीनों ही सही स्टेटमेंट है, तो आपका 47 का ए हो जाएगा। 48 कीजिए। तो ये भी हो चुका काफ़ी डिस्कस। पहले आप स्लरी कोटिंग करते हैं, फिर सिरामिक कोटिंग कहते हैं, और सिरामिक कोटिंग को हम कहते हैं इस्टको कोटिंग, इस्टकोइंग बोलते हैं इसे। इस्टको कोटिंग क्या लिखा हुआ है, ठीक होता हुआ कुछ ऐसा ही। वैसे इस्टकोइंग मैंने पढ़ा था जितना मुझे याद है, इस्टकोइंग कोटिंग बोलते हैं। इस्टको कोटिंग, चलो ये भी मान लेते हैं सही है। तो इस्टको कोटिंग देन पैटर्न को हम मेल्ट आउट कर देते हैं, देन सेक आउट। सी हो जाना चाहिए, 48 का सी। 49 ट्राई कीजिए, 49 ट्राई कीजिए। 48 सही है सी। 49 ट्राई कीजिए। देखो, प्रोड्यूसिंग ऑर्नामेंट स्पीसीज की बात की है ना, तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्लस कास्टिंग यूज करते हैं मेनली, लेकिन कभी कभार प्रेस्ड एंड स्लस कास्टिंग दोनों यूज कर लेते हैं। ठीक है, 49 का भी, ये मुझे प्रेस्ड कास्टिंग का मतलब बहुत एक्सप्रेशन मुझे नहीं पता, लेकिन स्लस वाले को पता है कि उसमें हम डालते हैं ऑर्नामेंट्स का जो मटेरियल रहता मेटल रहता है, तो उसको जितना अगर थिकनेस जितने में चाहिए उतनी जब अचीव हो जाती है उसको उलट देते हैं। ठीक है, तो सारा जो मेटल है मोल्टन वो निकल जाता है और अचीव थिकनेस उसमें रह जाती है। तो 49 का बी हो जाएगा। और जो ये क्वेश्चन मैंने ए बी 2-3 जगह वेरीफाई किया है, आंसर बी है इसका। 50 नंबर क्वेश्चन करिए। देखो, इसमें बोला गया कि रनर का काम क्या है,
तो सिंपल एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए, टर्बुलेंसी नहीं होना चाहिए। और जो तीसरा स्टेटमेंट है, पाथ ऑफ रनर इज रिड्यूस इन ऑर्डर सो दैट अनइक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्लो थ्रू ईच गेट, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फर्जी इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। तो 50 का ए हो जाएगा, 52 50 का ए, 51 ट्राई कीजिए। तो यहाँ है टॉप गेट, पहला है टॉप गेट। टॉप गेट तो ये होता है कि यहाँ आपने ऊपर स्प्रू बना दिया है पैराबोलिक का, देखो रियली में होता है वो टेपर टाइप का, बट थियोरेटिकली वो पैराबोलिक शेप होना चाहिए उसका, टू रिड्यूस द एयर एस्पिरेशन। तो टॉप गेट ऐसे रहता है। तो यहाँ क्या होगा, टर्बुलेंसेस नीचे आएगा, डायरेक्ट गिर रहा है इसमें ना। तो 1 और 3 अवेलेबल हमारे पास ए के लिए। तो हैवी एंड लार्ज कास्टिंग नहीं, ऐसा नहीं होता, थिन कास्टिंग करते हैं इसमें। तो ए का 3 होता है, ये कट गया। डी का 1 ऑटोमेटिकली सेट हो गया। और बॉटम गेट में आप क्या क्या अवेलेबल है, 2 और 4 अवेलेबल है। मोस्ट वाइडली यूज एंड इकोनॉमिकल। देखो ये बॉटम गेट का 2 और 4 अवेलेबल, तो जो अनफेवरेबल टेम्परेचर कैंडिडेट है ना, वो इसमें होता है, क्योंकि ऊपर से जा वो फ्रीजिंग होना शुरू हो जाती है जब नीचे से भर रहे होते हैं मेटल को, जब इसमें, ठीक है। तो इसमें अनफेवरेबल ग्रेडेड होता है, तो बी का 4 हो जाएगा। और पार्टिंग गेट मतलब कई सारे गेट हमने बना दिए, लार्ज कास्टिंग के लिए यूज करते हैं, और मेनली यही करते हैं आजकल यूज, जिससे कि जल्दी भर जाए हमारा मोल्ड और टाइम बचेगा मेनली। तो बी का, सी का 2 हो जाएगा। 34 21 51 का ए, ठीक है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 52। जो 52 क्वेश्चन नंबर है, अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर आपको डिजायर्ड थिकनेस चाहिए, डिजायर्ड थिकनेस बाय परमानेंट मोल्ड विदाउट यूज ऑफ कोर, तो क्या करते हैं, स्लस कास्टिंग, मेटल को पहले भरते हैं, अगर अचीव थिकनेस जितने हमें थिकनेस चाहिए उतना अगर अचीव हो गया उसको उलट देंगे, ठीक है। तो स्लस कास्टिंग करते हैं। तो 52 का बी हो गया। 53 नंबर ट्राई कीजिए। तो ये जो 53 क्वेश्चन नंबर है, ये बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये आप क्लास 12 से पढ़ते आ रहे होगे, कि जो हमारा ड्रॉप होता है, जैसे वाटर ड्रॉप है, वो स्पेयर क्यों होता है स्पेरिकल, क्योंकि वो मिनिमम एरिया रहता है, उससे मिनिमम एरिया क्या होता है कि सरफेस एरिया मिनिमम हो गया, सरफेस एनर्जी मिनिमम हो गई, ठीक है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे ऐसे। तो जो हमारा स्फेयर होता है, स्पेरिकल राइजर, जैसे यहाँ राइजर आ गया उसका एप्लीकेशन, तो आप जानते हो कि फॉर अ फिक्स वॉल्यूम सबसे कम स्पेरिकल एरिया देगा आपका स्फेयर। तो स्पेरिकल राइजर ये भी उसमें पूछा गया है कि रेशियो ऑफ सरफेस एरिया तो वॉल्यूम किसका कम होगा। 53 का बी, 53 का बी। 54 ट्राई कीजिए। तो जो 54 क्वेश्चन नंबर है, मैं पीछे में बता चुका हूँ, पूरा डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। तो 54 का ए है, इसमें सही बोला गया कि कपियोला फर्नेस में हम स्टील को नहीं कर सकते हैं मेल्ट, क्योंकि उसमें उतना हाई टेम्परेचर होता ही नहीं है। तो 54 का ए हो गया। 55 कीजिए। तो ये भी आपने पढ़ाई होगा, ये एलॉय सॉलिड, एलॉय, अगर एलॉय को सॉलिडिफाई कर रहे हैं तो एक वाइड रेंज में सॉलिडिफिकेशन, मतलब टेम्परेचर घटता रहता है सॉलिडिफिकेशन के साथ भी। तो इसमें होता क्या है कि डेंड्राइट स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डी, 55 का डी। अगर वही अगर प्योर मेटल होगा तो एक फिक्स टेम्परेचर पर उसकी फ्रीजिंग होगी या सॉलिडिफिकेशन होगा, और उसमें टोटली कॉलमनार स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। 55 का डी हो गया। 56 नंबर ट्राई कीजिए।
थिकर मोल्ड वॉल रिटेन। देखो जो 56 क्वेश्चन नंबर है इसमें बोला कि मोल्ड वॉल ऑफ द परमानेंट मोल्ड आर केप्ट थिक, इसको थिक रखते हैं मोल्ड की थिकनेस को। क्यों? बिकॉज थिकर मोल्ड वॉल्स रिटेन मैक्सिमम हीट इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ मेल्टेड मेटल। बिल्कुल सही है। देखो अगर पतला वॉल रखोगे तो जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है हीट कंडक्शन का, के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल, तो ये थिकनेस होती है ना नीचे, अगर यही आप बढ़ा दोगे तो क्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, वही आप कॉन्सेप्ट लगना है। अगर आपने ये डेल्टा एल बढ़ा दिया तो हीट ट्रांसफर, जो मतलब हमारा फ्लूइड बह रहा होगा मेटल, मोल्टेन मेटल जो बह रहा होगा मोल्टेन मेटल, तो वो हीट कम रिजेक्ट कर पाएगा बाहर की तरफ। इसका मतलब ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा, ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा, इसका मतलब उसकी फ्लूइडिटी बढ़ेगी। वही ये कहना चाह रहे हैं कि फ्लो इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ मोल्टेन मेटल, कि अच्छे से बह पाएगा वो, कहीं ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी मिश्रण हो गया या कोल्ड सेट हो गया, ऐसा कभी होगा। ठीक है, तो आंसर भी सही है, असम्पशन भी सही है, रीजन भी सही है, तो 56 का ए हो जाएगा। 57 नंबर ट्राई कीजिए। दो इसमें बोला गया है, इसमें बात की गई है सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की। द पार्टिकुलर शेप ऑफ द केसिंग इज प्रोड्यूस बाई मोल्ड कोर एंड द सेंट्रीफ्यूगल देखो। हाँ ऐसा ही है। एक देखो सेमी सेंट्रीफ्यूगल वाले में ऐसा नहीं रह जाता है, ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है सेमी सेंट्रीफ्यूगल वाली। तो उसमें आप अलग शेप के प्रोड्यूस कर सकते हो, प्रोड्यूस जैसे कि व्हील्स हो गए, एलॉय व्हील्स हो गए, स्पोक हो गए। ठीक है, तो ऐसा ही है। बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एड्स टू द प्रॉपर फीडिंग ऑफ द प्रोड्यूस द, हाँ कास्टिंग फ्री फ्रॉम पॉजिटिव, सही है। तो जब घूमता है ना, वो जब अंदर घूमेगा ये तेजी के साथ, तो बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फीडिंग कर देगा, जितना लिक्विड मेटल आ रहा होगा उसको फीड कर देगा, वही ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, 57 का ए हो जाएगा। 58 नंबर ट्राई कीजिए। तो यहाँ जो तीन चार क्वेश्चन है अबाउट द फर्नेस है, वो मैं डिस्कस बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो कार्बन बॉयल जो होता है, कार्बन बॉयल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिफाइनिंग ऑफ द स्टील इन मेल्टिंग फर्नेसेस विच आर द फॉलोइंग। ठीक, देखो जो आयरन होता है ना, उसके स्टील बनाते हैं तो उसमें से कार्बन हम बाहर निकालते हैं। उसमें करते क्या है, हम ऑक्सीजन को पास कराएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को पास कराएंगे तो जो CO2 बन जाएगा, CO2 बन के बाहर निकलेगा। और CO अगर कोई हम फ्यूल अगर हम कोई फ्यूल वो करते हैं, अगर हम कोई फ्यूल अगर हम कोई फ्यूल बर्न करते हैं, CO2 बनता है ना, और यहाँ पे हम कार्बन ही बर्न हो रहा है, CO2 बन रहा है, उसे हम कह देंगे कार्बन बर्निंग कह सकते हैं उसे। ठीक है, या फिर कार्बन बॉयल कह सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो बात होगा, जो अंदर मतलब भरा होगा मेटल, उसमें एजिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से मिक्सिंग पूरी थोरो मिक्सिंग होगी। पहला एजिटेशन बात मिक्सिंग सही हो गया। रिड्यूस द कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये गलत है यार, बस कार्बन की परसेंटेज घटती, कार्बन को बाहर निकालता है, समझ गया ना। और उसी में आप मटेरियल साइंस पढ़ोगे, सेमी किल्ड स्टील या किल्ड स्टील, उसमें जो ऑक्सीजन को बाहर निकालना होता है, अगर ऑक्सीजन पूरी निकाल देते हैं तो किल्ड स्टील हो जाती है। अगर आधी निकाल पाते हैं ऑक्सीजन को बाहर तो सेमी किल्ड स्टील रहती है। मतलब जब ऑक्सीजन पास कराते हैं तो CO2 निकालता रहता है, लेकिन जब बंद करेंगे प्रोसेस को, कुछ ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है हमारे आयरन में ही, मोल्टेन आयरन में, तो उसको निकालने के लिए फिर जो प्रोसेस करते हैं, उसको निकालने जो प्रोसेस करेंगे उसे हम कहते हैं सेमी किल्ड स्टील और किल्ड स्टील। वो आगे कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था मटेरियल साइंस के टॉपिक में, सॉरी। तो देखो इसमें सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, इतना समझ गए आप। तो सेकंड काटते ही बी हो गया ऑप्शन। ठीक है, 59 ट्राई कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, कई बार डिस्कस हो चुका है कि डाई कास्टिंग में हम हाई प्रेशर से हम मोल्टेन मेटल को इंजेक्ट करते हैं। जब हाई प्रेशर से इंजेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मेटल आएगा। ठीक है, जितना आना चाहिए उससे ज़्यादा आएगा, तो वही नीचे लिखा हुआ है, बिकॉज इन द melting die in this die casting process some excess metal as required then filling the mold is also forced into the parting plane। सही है भी। ठीक है, 59 का बी होना चाहिए यहाँ तक, ये तो नहीं लग रहा है मुझे।
लेकिन इन्होंने ए ही दिया है, ठीक है, इन्होंने ए दिया, लेकिन मुझे भी लगता कोई इसका स्टेटमेंट 2 का रीजन हो सकता है स्टेटमेंट 1, बट हाल मुझे दिक्कत है इसमें, तो मैं मुझे अगर मानना हो मैं बी इसको क्लिक करूँगा। और आंसर जो ऑफिशियली दिया हुआ वो ए दिया हुआ है, ठीक है, और हर जगह ए ही दिया होगा इसका आंसर जहाँ तक है मुझे लगता है। तो मुझे लग रहा है बी होना चाहिए, लेकिन मैं भी यही मारूंगा। जब अगर मुझे याद रह गया पेपर तो मैं यही मारूंगा, अगर याद नहीं रहता, अगर हल्का सा अपने करें तो बी मार देंगे, गलत हो जाएगा। गलत के बाद 10% चांस फिर भी रहेंगे सही होने के, 10% बस। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप ट्राई कीजिए 60। सिक्सटी क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिए। देखो, तीन चीज़ें हैं, आप उसे याद कर सकते हो। फेरस के लिए देखो टॉप गेटिंग यूज करते हैं। देखो एक हल्का स्टिक बता दूँ मैं, तो फेरस छोटा लग रहा है देखने में ना कंपेयर टू द नॉन फेरस लिखा हुआ, तो टॉप छोटा है, बॉटम बड़ा है, प्रेशराइज छोटा है, नॉन प्रेशराइज बड़ा है। और नीचे ये कॉन्सेप्ट हाई और लो मत लगा देना। हाई लो के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि अगर हाई वेलोसिटी रख दोगे नॉन फेरस वाले केस, मान लो एल्यूमिनियम में आपने हाई वेलोसिटी रख दी, तो टर्बुलेंस एयर को एक्सप्रेशन कर लेगा, और बॉटम में है ना एयर अगर आ जाएगी एल्युमिनियम तो Al2O3 बन जाएगा, और Al2O3 की डेंसिटी कंपेयर टू द आयरन ऑक्साइड, कंपेयर टू द एल्युमिनियम ज़्यादा होती है, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और अगर आयरन केस देखोगे, आयरन में Fe2O3 मतलब कि आयरन ऑक्साइड जो है उसकी डेंसिटी आयरन से कम होती है, तो वो बॉटम बॉटम गेटिंग अगर कर रहे हो तो वो उठ के ऊपर राइजिंग चला जाएगा, अगर डेंसिटी कम है तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इसमें हम हाई वेलोसिटी यूज करते हैं, इसमें लो वेलोसिटी। और इसका मैंने ट्रिक बता दिया आपको, ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि याद नहीं रहता है जल्दी ये, तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है मैग्नीशियम, मेटल्स लाइक मैग्नीशियम टॉप गेटिंग इज नॉट यूज, मतलब कि बॉटम गेटिंग इज, टॉप गेटिंग इज नॉट यूज लिखा है ना, ठीक है। तो टॉप में तो फेरस रहता है, ठीक है, सही इन्होंने लिख दिया है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है द गैसेज विल स्केप रिजल्टिंग इन अर्ली कूलिंग ऑफ मेटल, ये रीजन नहीं है इसका, ठीक है। रीजन मैंने आपको बताया कि टॉप गेटिंग बॉटम गेटिंग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो मुझे सी लगता है आंसर, और इन्होंने जो दिया हुआ है 60 का वो सी है भी, सॉरी कैसे मैंने सी लिख दिया है, सी है भी, इसकी कोई मतलब नहीं है इसका। 61 ट्राई कीजिए, 60 का सी दिया है, ठीक है। ट्राई 61। क्यूपेला इज यूज फॉर कास्ट आयरन, ये सही है, सबसे हाई यूज होता है। बेसिक फर्नेसेस आर यूज फॉर मेल्टिंग लो ग्रेड स्टील, लो ग्रेड कह सकते हैं, ठीक है। तो 61 का बी हो जाएगा। 62 ट्राई कीजिए। देखो जो 62 क्वेश्चन नंबर है, इन सैंड मोल्डिंग प्रोसेस पॉरिंग टाइम डिपेंड्स ऑन द मटेरियल बीइंग कास्ट, सही है। मटेरियल बीइंग कास्ट, कम्प्लेक्सिटी एंड कास्टिंग सेक्शन थिकनेस एंड साइज, सब पे डिपेंड करता है कि क्या क्या टाइम रहना चाहिए, ठीक है, कितने टाइम में उसको सर्टिफाई होना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑप्टिमम पॉरिंग टाइम, थिकनेस ऑफ द कास्टिंग इज द इंपॉर्टेंट टाइम, ये भी सही है, दोनों ही सही स्टेटमेंट है इंडिविजुअली, भी सही है, ठीक है। 63 ट्राई कीजिए।
देखो जो ये 63 क्वेश्चन नंबर है, उसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है, डिटैचेबल पैटर्न पार्ट्स आर एंड कोर्स कुड बी इंक्लूडेड, ये जो स्टेटमेंट बहुत डाउटफुल है। तो इस बुक में दिया है कि ये सही है, ठीक है। मैंने दूसरी बुक में देखा, बोला था उन्होंने साफ साफ मना किया था, अवॉइड करते हैं। लेकिन जो मुझे क्लास में पढ़ाया गया नोट्स में, उसमें यही था कि पैटर्न हमारा था ऐसे, पैटर्न पे हमने सैंड और फिनोलिक रेजिंग डाला था, ठीक है। तो उससे एक साइड बना था, फिर हमने दूसरा पैटर्न लिया था, उस पर भी डाला था, दो साइड बने थे। तो फिर इन दोनों को मिला के, इसको और इसको मिला के बनाया था हमने मॉल्ट का स्पेस। तो मतलब डिटैचिंग तो होना ही चाहिए, लेकिन आंसर वेरी कर रहे हैं। तो मैं इसका जो इस बुक में जो आंसर है वो दे दे रहा हूँ, डी आंसर है। इन्होंने इसको सही माना हुआ है और उस बुक में गलत दिया। तो मुझे भी ऐसा लगता है सही होना चाहिए, डी होना चाहिए इसका, तो मुझे भी लगता है यही, ठीक है। और आपको अगर कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन पता हो तो कमेंट बॉक्स है ही आपके पास। 64 नंबर ट्राई कीजिए। देखो इसे आप सॉल्व करोगे 12 में, तो इट विल बी अबाउट सी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। 64 का सी आना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 ट्राई कीजिए। तो जो क्वेश्चन 65 है, इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने कुछ दिया नहीं, उन्होंने बस आंसर दे दिया है। 64 का आंसर दिया हुआ है, 65 का आंसर दिया हुआ है ए। और मुझे भी इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, और इस सिलेबस में नहीं है, पढ़ने से कहीं नहीं पूछता है, मैंने तो नहीं देखा ऐसा पूछते हुए। अब पूछ लेते अलग बात है। तो 66 नंबर ट्राई कीजिए। देखो उसने बोला क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल फॉर दैट आर यूजेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग डाइज, molds in investment casting process for the purpose of large scale production।
यार पता नहीं कहना चाह रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, मतलब चारों यूज कर सकते हैं हम। 66 का डी आंसर दिया हुआ है, ठीक है। 66 ट्राई कीजिए। मुझे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आता 66 का। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या पूछना है। मॉल्ड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग तो अलग ही होती है एकदम। सब स्लरी वलरी यूज करते हैं, स्लरी और सिरामिक। 67 ट्राई कीजिए। देखो रेड टेल की बात की गई है, तो रेड टेल मतलब होता है कि जो देखो आपने यहाँ मॉल्ट यहाँ है चारों तरफ, आपने मेटल जब फिलअप किया इसमें तो मेटल जो है अंदर घुस गया सैंड में। तो ये यार तभी होगा जब नीचे जो सैंड है उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम रहेगी, हार्डनेस कम रहेगी। आप मतलब हार्डनेस कम या स्ट्रेंथ कम रहेगी जब अच्छे से आप रैमिंग नहीं करोगे। तो मेरे हिसाब से तो सॉफ्ट रैमिंग ऑफ सैंड इसका रीजन होना चाहिए पहला। और कंटिन्यूस लार्ज फ्लैट भी हो सकता है। एंड एक्सेसिव हार्डनेस ऑफ मोल्ड, ये नहीं हो सकता है रीजन इसका कभी भी, मुझे जो लगता है। मेरे हिसाब से आंसर इसका ए होना चाहिए। और जो मेरे नोट्स में है जो है मैंने वही बताया है, वही पढ़ के। लेकिन जो इस बुक में भी आंसर सी दिया हुआ है, और एक और बुक मैंने चेक की हुई है, सॉरी इस बुक में आंसर बी दिया हुआ है। मतलब उन्होंने इसको नहीं लेके इसको ले लिया है। और उस बुक में आंसर बी दिया, इस बुक में भी आंसर बी ही दिया हुआ है 67 का। वो मैं आंसर बी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है वो ए होना चाहिए आंसर, और मैं ए मारूंगा क्योंकि यार नोट्स मैंने पढ़े हुए साफ साफ लिखा हुआ है उसमें कि इन प्रॉपर रैमिंग या स्ट्रेंथ कम है आपके मॉडल की तब ऐसा होता है। ठीक है, तो आप 68 ट्राई कीजिए। 60 आगे चला गया क्या ये क्वेश्चन? हाँ 68 ट्राई कीजिए। तो जो 68 नंबर क्वेश्चन है, जो 68 नंबर क्वेश्चन है, इसे बोला गया कि फाइनर ग्रेन्स एंड हायर स्ट्रेंथ एंड हायर हार्डनेस एट द स्किन देन द सेंटर ड्यू टू द, मतलब जो इस आउटर सरफेस है उस पर ज़्यादा हार्डनेस है कंपेयर टू द इनसाइड। तो ऐसा क्यों होगा? जो आउटर सरफेस है वो मेटल की कांटेक्ट में है, तो मेटल कांटेक्ट में डायरेक्ट हीट ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे फाइन ग्रेन्स बन जाएंगी और हायर स्ट्रेंथ हो जाएगी। रैपिड चिलिंग ऑफ द मोल्टेन मेटल एट द डाईबॉल, बी हो जाएगा। ठीक है, 68 का बी। 70 ट्राई कीजिए। 70 क्वेश्चन नंबर अनकन्वेंशनल मशीनिंग से यहाँ पे दे दिया है उन्होंने। फिर भी यार हल्का सा आइडिया लगाओ तो लग जाएगा, क्वेश्चन है बहुत एकदम बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इन्होंने इनपुट वेरिएबल पूछा हुआ है। क्या शुरू हो गया यार? तो इनपुट क्या देते हो आप? फ्रीक्वेंसी दोगे? सरफेस फिनिश से इनपुट नहीं है ना, ठीक है। मेटल रेट भी नहीं है, तो एम्पियरेज एंड फ्रीक्वेंसी आप दोगे। 69 का सी हो गया। देखो जो एम्पियर जो सरफेस फिनिश ये सब है आउटपुट हो सकते हैं, और आप डिसाइडिंग फैक्टर कितना हमें देना है, लेकिन इट इज़ नॉट द इनपुट। इनपुट जो देना है वो अलग चीज़ है। ट्राई 64। ट्राई 70 नंबर ट्राई कीजिए। तो जो 70 क्वेश्चन नंबर है उसमें ये मैं समझा चुका हूँ पीछे कि जो सेंट्रीफ्यूगल में जो मॉल्ट होता है वो सैंड का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। लेकिन आप हल्का सा सोचोगे नॉर्मल सेंस से लगेगा आपको कि मेटल होना चाहिए, लेकिन मेटल नहीं, सैंड भी हो सकता है वो। और कभी अगर हम सैंड बहुत इंटरेस्टिंगली यूज़ करते हैं, क्योंकि सैंड अगर लगा देंगे तो उसका जो हीट ट्रांसफर कैपेसिटी वो कम रहता है, मतलब इंसुलेशन का काम करेगा। वही इन्होंने यहाँ बोला हुआ है। तो मेरे हिसाब से 70 का आंसर बी होना चाहिए, मतलब दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है। ओके, 71 करिए।
ये 71 क्वेश्चन नंबर है। 71 बोला गया कि इन सेल मॉल्डिंग प्रोसेस फिनॉल फॉर्मेट, अरे यार ये तो फर्जी स्टेटमेंट हो गया ना, यही यूज नहीं करें तो बनाएंगे कैसे? क्ले यूज नहीं करते हैं इसमें, क्ले की जगह यही रहता है, ठीक है। तो 71 का डी हो गया। 72 ट्राई कीजिए। देखो सी थिकर सेक्शन तो कास्टिंग टेक्स लॉन्गर टाइम है, तो सिंपल आप कॉमन सेंस से बता दोगे कि थिकर सेक्शन तो टाइम ज़्यादा लेगा ही, और थिकर सेक्शन टाइम ज़्यादा लेगा तो आउटर वाला जो है जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा, अंदर सॉलिडिफाई नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से इसमें रेजिडुअल स्टेसेस आते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ रेजिडुअल स्टेस आएगा अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ सॉलिडिफाई नहीं हुआ रहेगा, बाहर सॉलिडिफाई हो जाएगा तो स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसे स्ट्रेस कहते हैं। तो 72 का बी। 73 ट्राई कीजिए। देखो बोला गया कि सैंड विद द ग्रेन्स ऑफ यूनिफॉर्म राउंड शेप इज प्रिफर्ड फॉर द प्रिपेयरिंग मोल्ड। ये सही है, बिकॉज इफ ग्रेन्स आर लार्ज एंड रेगुलर इन शेप एयर बेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्ड प्रिपेयर्ड विद देम विल बेटर। हाँ सही है। देखो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, यूनिफॉर्म टाइप के स्पेयर्स हैं, तो इसमें गैस आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने इरेगुलर टाइप यूज कर दिया, मतलब ऐसा है बीच में छोटे छोटे भी हैं, तो होगा ये कि इनके बीच में जाके सैंड बैठ जाएगा, और जो जो गैसेस को पास होने की जो चांसेस थे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो वही वही कहना चाह रहा है। तो 73 का बी हो जाएगा। 74 नंबर ट्राई कीजिए। देखो मटेरियल रिमूवल रेट विल बी हायर इन द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। हायर कब होगा बताइए? जब वो टूट के बाहर निकलेगा उसमें से मेटल, तब ना रिमूवल रेट ज़्यादा होगा। और टूट के बाहर जल्दी कम निकलेगा जब फ्रैक्चर हो जाए। फ्रैक्चर कब होगा? जब टफनेस ज़्यादा होगी। और अल्ट्रासोनिक में हम लोग शायद डक्टाइल यूज करते हैं, मतलब कि लोअर टफनेस, मतलब कि लोअर टफनेस, फ्रैक्चर लोअर टफनेस होगा जल्दी। तो डी ऑप्शन विल बी प्रिफर्ड एंड 74 का डी ऑप्शन होगा। और अगर आज इतना ही रखते हैं कास्टिंग तक ही, और CIMS आज नहीं करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि काफ़ी बाहर काफ़ी हल्ला और कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है अगल बगल, तो वहाँ से नॉइज़ बहुत आ रही है। ओके एंड तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको सीखने को मिला हो, और अपने दोस्तों को बताओ यार प्लीज़। हल्की से अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस बढ़ने से ये होगा कि जो हमारे क्वेश्चन हैं वो डिस्कस होंगे, और लोग आके देखेंगे तो कमेंट करेंगे कि हाँ ये गलत आपने बताया, ये सही बताया, इसमें ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। इससे क्या होगा, जो नॉलेज है रिफाइंड होगी तो यार एरर्स कम हो जाएंगे। एरर कम हो गया तो डायरेक्ट सिलेक्शन से मतलब है उसका, एरर कम सिलेक्शन हो जाएगा। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।